नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज बात राष्ट्रमाता या कहें कि भारत की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा जिसे प्राप्त है, लेकिन हम आज भी आज के दौर में इस बात को स्वीकारने के लिए कतराते हैं। आज हम करेंगे उन्हीं की बात। उनकी बात हम किस तरीके से करेंगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। और यह मेरा वीडियो मेरे फेसबुक चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल दोनों पर जाएगा। आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद, और लाइव इसको आप फेसबुक पर देख रहे हैं। आज मैं आपसे कई महीनों के बाद आ रहा हूं फेसबुक पे लाइव, और ज़रूरत थी मैं कि किसान बिल पे या किसानों की बात करूं। उस पर कुछ दिनों के बाद बात करेंगे, लेकिन आज आपसे बात सावित्रीबाई फूले की 191 जयंती को लेकर करेंगे। हम बात यह भी करेंगे कि कहाँ हैं उनके समाज की और उनके जैसी अधिकांश महिलाएं। और हम ये भी बात करेंगे कि 21वीं सदी में 2021 भी लागू हो चुका है, महिलाओं का स्थान और स्थिति क्या है आज के दौर में, हम उसकी भी बात करेंगे। और हम उन बातों की भी बात करेंगे जो आज के दौर में महिलाओं की स्थिति को दर्शाने का काम करती हैं। हमारे उद्योग, हमारी संसद और हमारे संविधान के वह बहुत सारे कानून और नीति नियम, उन सभी की बात करेंगे। और इस वीडियो में कही गई बातों से यदि किसी को आपत्ति दर्ज होती है तो सवाल करके मुझे अपनी आपत्ति ज़रूर बताइएगा। और किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, सबका जवाब देने का प्रयास पूरा करूँगा। और यदि किसी बात से किसी को निजी रूप से परेशानी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत से शब्द कड़वे भी निकलेंगे मेरे मुख से आज, और बहुत सी सच्चाइयाँ जो मेरे अनुसार तो सच्चाइयाँ हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए हो सकता है सच्चाई ना हो, या अधूरी सच्चाई हो, या केवल कल्पना मात्र हो, तो उसके लिए वही जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। शिक्षा समाज में करती क्या है, और शिक्षा और शिक्षक आखिर समाज में करता क्या है, इस बात को हमें जानना और समझना होगा। क्योंकि जब हम शिक्षा के उस शैक्षिक संसार के रूप में उस समुद्र में उतरते हैं, तब हम जान पाते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने वाला और शिक्षा को सर्वप्रथम ग्रहण करके समाज को देने वाला व्यक्ति कोई विशेष ही रहा होगा या रही होगी। उस बात को हमें समझना जानना होगा। और इस वीडियो को वही देखें जो किसी भी धर्म से संबंध ना रखते हों। धर्म से मतलब मेरा हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है। अगर आप इंसानियत को महत्व देते हैं, व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं, चाहे वह दौर रहा हो 19वीं शताब्दी का, उनके समय का, ये 21वीं शताब्दी चालू हो चुकी है, 20वीं शताब्दी जो बीची है वह दौर रहा हो, पढ़ना और पढ़ाना हमेशा से लोगों को आंख में चुभता रहा है। अगर मठाधीश हैं आप, किसी धर्म के अपने आप को संरक्षक मान बैठे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होगी यदि कोई आपके समाज से सर्वश्रेष्ठ किसी को ज्ञान, किसी को शिक्षा और किसी को मार्गदर्शन देने का काम कोई व्यक्ति करता है, तो तकलीफ होती है बहुत से लोगों को। और जब मैं मठाधीश शब्द का प्रयोग करता हूं, आप इसको किसी विशेष धर्म से जोड़कर ना देखें। मठाधीश एक संकेतात्मक शब्द प्रयोग किया है। इसके विकल्प में कई शब्द हो सकते हैं। ऐसे लोग जो समाज में अपने आप को समाज सुधारक होने की ठेकेदारी स्वयं दे देते हैं। समाज में ऐसे लोग जो यह सोचते हैं कि समाज का विकास हम ही कर सकते हैं, हमारा ही संगठन कर सकता है, और हमारे ही नीति नियमों कानून पर चलकर ही हम समाज का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं मठाधीश कहता हूं। उनका संबंध किसी भी निजी धर्म, जाति, संप्रदाय से हो सकता है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ या ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हुए वहां से एक ज्योति के रूप में खड़े होते हैं ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। उस दौर की हम बात करेंगे जहां महिलाओं की स्थिति यह थी कि उनपे कई सामाजिक पाबंदियां थी, धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। अशिक्षा तो थी ही उनके पास, छुआछूत, सती प्रथा,
विधवा विवाह और बाल विवाह, क्योंकि सावित्री बाई का विवाह स्वयं 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था ज्योतिबा से। तो ज्योतिबा और सावित्री बाई दोनों ही समझते थे कि बाल अवस्था में विवाह होने के क्या नुकसान है और कैसे बच्चियों का खासकर मानसिक और शारीरिक विकास ना हो पाने में ये बाल विवाह कितना घातक है, उस चीज को समझते थे। इसीलिए उस दौर में यह उनका कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। और जब हम पहले की बात करते हैं, पहली शुरुआत की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम 200 वर्ष पीछे जाते हैं। यदि हम 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो वहां एक दौर है भक्ति काल और रीति काल का। वहां महिलाओं की स्थिति को आप समझिए कि चाहे आप एक दलित की बेटी रही हो, पत्नी रही हो, बहन रही हो, या एक राजा की बेटी रही हो, मीराबाई जैसी रही हो, या किसी समाज में आप उच्च वर्ग में किसी ऋषि परिवार की बेटी रही हो, वहां किस प्रकार के विरोधों का सामना आपको करना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में जब हम कहते हैं, हम अपने इतिहास को याद करते हैं। अपने से मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, इनके इतिहास से नहीं, मैं भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं। मुझे वहां भिक्षुणियां भी मिलती हैं, मुझे वहां माता जी भी मिलती हैं, मुझे वहां देव स्त्रियां भी मिलती हैं, लेकिन वह कितनी हैं? गिनी चुनी हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं। उनके आधार पर आप उस समय की महिलाओं की स्थितियों को नहीं माप सकते हैं। गार्गी, अपाला, आंडला, मैत्री पुष्पा, इन महिलाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो उस समाज में महिलाओं के इतिहास को कितने लोगों ने लिखा है और महिलाओं के इतिहास को कितनी महिला लेखिकाओं ने लिखा है, तो उनको स्थान दिया गया है वर्तमान समय में पुस्तकों के रूप में। यह भी हमें जानना समझना होगा। यदि हम थोड़ा सा जैनिज्म या बुद्धिज्म में जाते हैं, वहां जरूर महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार देखने, सुनने, समझने को मिलता है और आज के भी दौर में देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम थेरी गाथा जैसा ग्रंथ पढ़ते हैं बुद्धिज्म को लेकर, तो शायद हमको पहला ग्रंथ मिलता है जो महिलाओं को स्थान देता है इतिहास में। इसका लिखित रूप में हमें दस्तावेज वहां देखने को मिलता है। और जब हम और आगे जाते हैं और इतिहास में झांकने का काम करते हैं, तब हम कर्म कांडों में महिलाओं की स्थिति को नगण्य पाते हैं। जब हम कहते हैं कि महिला समाज का और शरीर का और समाज में विकास का आधा हिस्सा है, तो महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होती है? जब हम इतिहास में जाते हैं और इतिहास से पलट कर एकदम भविष्य में आते हैं, तब हम क्या पाते हैं कि भारत की वर्तमान संसद में, आजाद भारत के बाद से 2020 की जो संसद बैठी है, उसमें 100 महिला सांसद हैं, केवल 100 महिला सांसद। और पहली बार ये 100 का आंकड़ा प्राप्त किया है हमारी संसद ने, जिसमें महिलाओं को 100 की संख्या प्राप्त हुई है। राज्यसभा में 25 के आसपास और लोकसभा में 75 से 76 के आसपास। यानी कि आप इस चीज को समझिए कि जिस संसद में 33% महिलाओं के स्थान की बात दशकों से कही जा रही है, लेकिन वह बात पूरी नहीं हो पाई है, और अब हो पाई है, तो कितनी महिला सांसदों को तवज्जो दिया जाता है, उनके प्रश्नों को लिया जाता है, उसको आपको देखना समझना होगा। बातें मैं बहुत से क्षेत्रों की करूंगा, यदि धैर्य है आप में तो सुनिए। जब 2001 से भारत में महिला सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम बनाए गए, चलाए गए, उनके आधार पर जो फंडिंग हुई और महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं बनाई गई, वह कागजों से जमीन पर उतरी हैं या नहीं, हमें इस बात की भी जांच पड़ताल करनी होगी। और हमें महिलाओं का आर्थिक पक्ष कितना मजबूत है, इसको भी देखना होगा। और महिलाएं मानसिक रूप से ज्यादा, शारीरिक और शारीरिक रूप से ज्यादा धार्मिक रूप से कितनी प्रताड़ित है आज के दौर में, हमें उस स्थिति को भी समझना होगा। तब यदि हम आज की महिलाओं की स्थिति को समझते हुए आंखों से आंसू बहाते हैं, तब सोचिए 19वीं शताब्दी में सावित्री बाई जैसी महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। उस समाज से लड़ना जो अपने आप को सर्वे सर्वहा घोषित कर चुका था, कितनी बड़ी चुनौती का दौर रहा होगा। और जब हम सूरदास जैसे कवि के पास जाते हैं, जो एक रचना लिखते हैं भ्रमर गीत, वहां महिलाओं का क्या विद्रोही रूप होता है, वह हमको देखने को मिलता है कि महिला विद्रोह किससे करती है,
किस प्रकार करती है और किन किन मार्गों से चलकर होते हुए गुजरती है, अपने विद्रोही रूप को प्रकट करती है, हमको वहां समझना होगा। और यदि हम थोड़ा और भक्ति रीतिकाल में जाते हैं तो हमको मीराबाई का विद्रोह देखने को मिलता है, हमें आंडला का विद्रोह देखने को मिलता है, गार्गी का विद्रोह देखने को मिलता है, अपाला का विद्रोह देखने को मिलता है। और यदि हम आदिकाल से पूर्व में जाते हैं तो हमको वहां आर्यभट्ट जैसे ऋषि की बेटियों का विद्रोह देखने को मिलता है कि क्यों उस समाज में जो महिलाओं ने खोज, महिलाओं ने आविष्कार किए थे समाज में, उनको वर्तमान दौर कह लीजिए या समसामयिक शैक्षिक जगत कह लीजिए, महिलाओं के नाम से ना ही प्रचारित किया गया है, ना ही लिखित रूप में दर्ज किया गया है। यह एक आपत्ति भी है और ये एक घृणा का विषय भी है कि जो कार्य इतिहास में महिलाओं ने किए हैं उनको आज भी पुरुषों के नाम से प्रचारित और प्रसारित किया गया है। क्यों होता है ऐसा? और जब हम सावित्री बाई जी के आलोक में देखने की बात करते हैं तो वह जब अपनी शिक्षा का दौर चल रहा होता है, शिक्षा देने का, तो धर्म हो या दर्शन हो या परंपराएं हो, धर्म हो, दर्शन हो या परंपराएं हो, उनसे वैमनस्य या बैर की भावना नहीं बताती हैं, ना ही रखती हैं, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन और कोई भी परंपरा 100% बुरी नहीं होती है। आप उसका पालन कैसे करते हैं और कैसे करवाते हैं अपने समाज और अपने लोगों से, यही आपकी परंपराओं को, आपके दर्शन को और आपके ज्ञान को दूषित भी करता है और संकुचित भी करता है। यानी कि सुई का दोष नहीं है, सुई का प्रयोग आप कैसे करते हैं, किसी को जोड़ने के लिए या किसी को विचलित करने के लिए, इस बात पे फोकस था सावित्री बाई जी का। और सावित्री बाई के साथ यदि हम फातिमा शेख की बात ना करें तो आज के विषय की सारगर्भिता अधूरी रह जाएगी। जब हम फातिमा शेख की बात करते हैं और जब हम उनके समाज की बात करते हैं, एक मुस्लिम समाज जो आज भी कहीं ना कहीं बहुत सी रूढ़ियों से ग्रस्त है, उसकी बात करते हैं, जो हिंदू तो या कहें या हिंदू एक पंथ कह लीजिए या हिंदू एक संप्रदाय कह लीजिए, धर्म तो नहीं था, ना ही आज स्वीकारा जाता है, ना ही ग्रंथों में है। जब हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, इस्लामिक रिलीजियस की बात करते हैं, वहां महिलाओं की स्थिति आज कैसी है आप देख सकते हैं। कितनी महिलाएं, बच्चियां, बेटियां हैं जो हायर स्टडीज में जा पाती हैं, उद्योग क्षेत्रों में जा पाती हैं, संसद में जा पाती हैं। कल्पना कीजिए तो आप 1870, 90 और 1900 तक के बीच के महिलाओं की स्थिति को समझिए कि उस समाज से निकल कर आना और बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए काम करना, अपने परिवार, अपनी सरकार, अपने समाज और अपने देश की पूर्व की परंपराओं के विपरीत जाकर कैसा दौर रहा होगा। और जब हम आज की महिलाओं की स्थिति की बात करें 21वीं सदी में, संसद की स्थिति मैंने आपको बताई, थोड़ा आर्थिक क्षेत्र में जाते हैं और लिंगानुपात में भी जाते हैं। 941 2011 की जनगणना के अनुसार, 21 की तो अभी होगी, 941 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और यह आंकड़ा पूरे देश का नहीं है, कुछ राज्यों का है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और नीचे अगर हम जाते हैं थोड़ा आंध्र प्रदेश के एरिए में। इन 5-6 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो महिलाओं की स्थिति 800 से भी नीचे है। और यदि हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो ये स्थिति 900 प्लस होती है, साउथ भारत के राज्यों में जाते हैं तो 900 प्लस होती है, लेकिन मध्य भारत में, उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में यह स्थिति 800 से 850 के बीच में हो जाती है लिंगानुपात की। तब आप समझ सकते हैं कि इस दौर में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का शारीरिक सशक्तिकरण किस दौर में है। एनीमिया के रोगों से इस देश में 5 लाख महिलाएं प्रति वर्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, एनीमिया, खून की कमी की वजह से, क्योंकि हम महिलाओं को उतना पोषण ही नहीं दे पाते हैं। गर्भ यानी कि प्रसव पीड़ा के दौर से लेकर बच्चे के जन्म के उपरांत के 9 महीने तक कि महिलाओं में खून की कमी को रिकवर किया जाए, हमारी स्थिति वह है। आर्थिक क्षेत्र में यदि हम जाते हैं, कितने औद्योगिक घरानों में
ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर महिलाएं हैं। गिनती की आप 10 से 15 महिलाओं को उंगलियों पे गिन सकते हैं, लेकिन वह संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। और यदि हम कामकाजी क्षेत्र में थोड़ा सा और डीपली जाएं तो हमें देखना होगा कि चाहे एकेडमिक क्षेत्र हो या एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र, यानी कि आपका शिक्षा जगत का क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, और इसमें इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर को जोड़ दिया जाए, कितना महिलाओं के साथ शोषण होता है, ईव टेजिंग होती है, और नेत्रों से, नजरों से, आपकी आई से महिलाओं के साथ दुराचार, उनके साथ व्यभिचार, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं। इस दौर में हमें समझना होगा कि 21वीं सदी की महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं या सावित्रीबाई फूले के समय के समाज की महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी। वर्तमान दौर की सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी पढ़ भी रही है, अपने साहस से पढ़ रही है, अपने साहस से बढ़ रही है, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। 2020 की घटना पर जाइए, हाथरस कांड पे। क्या उस बेटी को इतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए था मरने के बाद भी कि इज्जत के साथ उसको जलाया जाए या उसका अंतिम संस्कार किया जाए? क्या ऐसा संस्कार होता है या ऐसा चोरी से किसी को जलाने के जैसा होता है? यह है आज के दौर में महिला सशक्तिकरण। मैं दिल्ली के रेप केस पर भी नहीं जाऊंगा, अहमदाबाद के रेप केस पर भी नहीं जाऊंगा, किसी महिला विशेष का नाम लेना रेप केस में आर्टिकल 200 का उल्लंघन होता है, उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन संविधान के ही आर्टिकल 375 की बात जरूर करेंगे। उस 375 आर्टिकल क्या कहता है आईपीसी का, उसको समझिए कि रेप विक्टिम के साथ कैसे सवाल जवाब होंगे, कौन सवाल जवाब करेगा। यह लिखित में दर्ज है, अमेंडमेंट होने के बावजूद भी क्या उस नियम को फॉलो किया जाता है? हमारे न्यायालयों में जवाब आएगा नहीं, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा है 2017-18 का, उसके बाद से डाटा देना इस वर्तमान सरकार ने बंद ही कर दिया है। एक दिन में नहीं, 1 घंटे में 3 रेप केस होते हैं इस देश में बच्चियों के साथ। बच्चियों से मतलब है जो लगभग 14 वर्ष से कम आयु की है। और जब हम महिलाओं के साथ उत्पीड़न की बात करते हैं तब हमें यह भी समझना होगा उनका डाटा छुपाया जाता है, क्योंकि उनका डाटा दर्ज ही नहीं होता है। सामाजिक भेदभाव के कारण, जाति के भेदभाव के कारण, और महिलाओं की स्थिति आज के 21वीं सदी में क्या है, यदि हम सावित्रीबाई की स्थिति को समझना चाहते हैं, मैक्स प्लेयर एक वेब सीरीज, एक चैनल है, वेबसाइट है, उस पर एक वेब सीरीज आई थी आश्रम। बॉबी देओल साहब उसमें एक बाबा बने थे। उस वेब सीरीज को आप देखिए कि 2 पार्ट उसके आए हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है। और वेब सीरीज चाहे आश्रम हो या कोई भी वेब सीरीज हो, महिलाओं को क्या उसमें रीति काल से निकलकर आज भी वस्तु के रूप में नहीं परोसा गया है? क्या एक शरीर के रूप में महिलाओं को आपने प्रस्तुतिकरण का एक पदार्थ बनाकर छोड़ दिया है? यह है वर्तमान में महिलाओं की स्थिति। कुछ महिला दर्शक हो सकती हैं, वीडियो देखने वाली कह सकती हैं यह महिला सशक्तिकरण का एक दायरा है। आधुनिक दौर में महिला सशक्तिकरण महिलाओं के या पुरुषों के शरीर का वस्तुकरण नहीं होता है। उस चीज को समझिए, कितना दिखाना है शरीर को और कितना छुपाना है और किससे कितना पैसा कमाया जा सकता है, यह सशक्तिकरण नहीं है। मैं मानता हूं, मैं हूं या आप हूं, किसी धर्म को नहीं मानते होंगे, लेकिन एक संस्कार नाम की चीज होती है जो आपको सभ्य और असभ्य में बांटती है। यह संस्कार आपके आधुनिक भी हो सकते हैं, उत्तर आधुनिक भी हो सकते हैं और रूढ़ियों से ग्रस्त भी हो सकते हैं, लेकिन आधुनिकता के नाम पर आप फुअरता को स्थान नहीं दे सकते हैं। और इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं। आज के दौर में यदि पुरुष सदियों से, इस्लाम में फिर जाऊंगा, 3 तलाक की जो बात थी, वर्तमान गवर्नमेंट ने कानून लाया, उसको रद्द कर दिया। यह होता है महिला सशक्तिकरण कि धर्म से ऊपर इस देश में मानवता है, इंसानियत है, मानवाधिकार है। तो इस सरकार को मेरा सलूट है कि वह एक ऐसा कानून लेकर आई कि महिलाओं को सशक्तिकरण यहां से हुआ। और जब हम थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि मैं शिक्षा के फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, उस एकेडमिक की बात करूंगा। देश में
54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और पूरे देश में 934 विश्वविद्यालय हैं, स्टेट, प्राइवेट, सेंटर, डीम्ड। लेकिन 54 विश्वविद्यालयों में से 14 वाइस चांसलर भी महिलाएं नहीं हैं। देश के 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 14 महिलाएं वाइस चांसलर तक नहीं हैं। तो आप समझिए कि शिक्षा जगत में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। और शिक्षा में यदि हम और थोड़ा डीपली जाते हैं, हम थोड़ा रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, 3% यूजीसी का डाटा है 2019-20 का, 2021 का नहीं आया है। 3% ही बच्चियां महिलाएं हायर स्टडीज में जाती हैं। यह है आपका दोगला महिला सशक्तिकरण। और थोड़ा डीपली जाते हैं हम बात करते हैं कि महिलाएं मजबूत हों, लेकिन महिलाएं मजबूत किस क्षेत्र में हों इसकी बात नहीं करते हैं। बड़े बड़े पदों पर जाना सशक्तिकरण नहीं होता है। मोटी मोटी सैलरियां पाना भी सशक्तिकरण नहीं होता है, क्योंकि यदि महिलाओं को आप आजादी नहीं दे सकते हैं रात में 12 बजे या 9 बजे घूमने फिरने की, तो यह सशक्तिकरण नहीं है। महिलाओं को यदि आप प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दे सकते हैं तो यह सशक्तिकरण नहीं है। महिलाओं को यदि अपनी इच्छा के अनुसार वर चुनने का यानी कि पति चुनने का अधिकार नहीं दे सकते हैं तो यह सशक्तिकरण नहीं है। महिलाओं को आप केवल बच्चा पैदा करने का एक पदार्थ मानकर बैठे हैं, अगर आपकी ऐसी सोच है तो यह सशक्तिकरण नहीं है। और महिलाओं को यदि आप राजनीति में, संवैधानिक परिस्थितियों में और जो भी शैक्षिक जगत के बड़े बड़े पद होते हैं यह देने में कतराते हैं, और यदि दे भी देते हैं, मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में महिला वाइस चांसलर हैं लेकिन उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जो उसके पद के प्रतिकूल है, तो आप महिला सशक्तिकरण की बात नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि इन सब के दायरे में से बाहर निकलकर ही आप आज की महिला की स्थिति और समाज को जान सकते हैं, और सावित्रीबाई के फूले की समाज की स्थिति को आप समझ सकते हैं। क्यों महिलाओं के लिए शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस हुई सावित्री और ज्योतिबा को, क्यों महसूस हुई, और उसमें भी निचले तबके की, निचले समाज की महिलाओं को शिक्षा देने की आवश्यकता की क्यों जरूरत महसूस हुई, इसको हमें जानना समझना होगा। बहुत सी किताबें हैं, और यदि आप वर्तमान में विकिपीडिया सर्च करिए, उस पर लिखिए भारत में महिलाओं की स्थिति, टैग लिखिए गूगल में भारत में महिलाओं की स्थिति, और विकिपीडिया खोलिए, उसके अंदर सबसे नीचे एक लिस्ट आएगी जिसमें एक नाम नहीं मिलेगा आपको, किसका, सावित्रीबाई फूले का। यानी कि विकिपीडिया जैसे इतने बड़े पोर्टल ने सावित्रीबाई को स्थान नहीं दिया। क्या सोचकर नहीं दिया ये तो वही जाने। विजय लक्ष्मी पंडित का नाम है, प्रतिभा देवी सिंह पटेल का नाम है, इंदिरा गांधी का नाम है, सरोजिनी नायडू का नाम है, लेकिन सावित्रीबाई का नाम भारत में महिलाओं की स्थिति टैगलाइन में जब विकिपीडिया खोलते हैं वहां देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, तो इस राजनीति को मैं तो नहीं समझा हूं, आज समझे हो तो जरूर बताइएगा और अपना सवाल भी पूछते रहिएगा। बहुत से लोगों का शुक्रिया जो जुड़े हुए हैं। और थोड़ी बात करते हैं आज के दिन में। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जब हम महिला दिवस की बात करते हैं 1985 में जाते हैं, क्योंकि 1885 में एक समाज की स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद के द्वारा। आपको पता होगा उस समाज के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उसके 100 वर्ष के बाद 1985 में महिला सशक्तिकरण की सर्वप्रथम नींव रखी गई नौराबी में। वहां से लेकर 16 वर्ष का गैप आ जाता है 1985 से 2000 के बीच में, क्योंकि भारत में 2001 से महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो 2001 से लेकर 2021 चालू हो चुका है। इन 20 वर्षों में क्या है महिलाओं की स्थिति, और कितनी सावित्रीबाई जैसी महिलाएं इस देश में हैं जो कार्य कर रही हैं, लेकिन उनको स्थान कितना मिलता है। अगर हम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं की स्थिति अगर देखेंगे तो आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, और उनका प्रतिशत दाही का आंकड़ा भी नहीं छूता है, 10% से भी कम है। जिस देश में संसद में 552 में से केवल 100 महिला सांसद हों, उस देश की स्थिति को आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैबिनेट में इस देश के मंत्रिमंडल में
5 से लेकर 6% ही महिला सांसद हों, तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद ही वह स्थान होता है जहां आप ये जान सकते हैं कि निर्णय लेना, कानून बनाना, कानूनों को सहमति देने में कितना बड़ा योगदान होता है मंत्रिमंडल का। उस राजनीतिक मंडल में महिलाओं का स्थान यह है, इस चीज को भी आप समझिए। थोड़ा सा हम ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की स्थिति को देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखता है कृषि का, एग्रीकल्चर का। किसान जो आज बैठा है सड़कों पर, उसमें भी महिलाएं हैं। इस देश में शाहीन बाग भी होता है, वर्तमान का किसान आंदोलन भी है। चाहे शाहीन बाग की महिलाओं पर टीका टिप्पणी हो, चाहे किसान आंदोलन की महिलाओं का टीका टिप्पणी हो, इस देश के वर्तमान सांसदों ने क्या क्या नहीं कहा है उन महिलाओं के विषय में, कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया है। ना ही मैं उन सांसदों का नाम लेना चाहूंगा, आर्टिकल 179 का उल्लंघन है, ना ही मैं उस धर्म समाज की महिलाओं का नाम लेना चाहूंगा, आर्टिकल 200C का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन आज के दौर में महिलाओं के प्रति इन सांसदों का क्या दृष्टिकोण है, उसको आप समझिए कि आज के 21वीं सदी में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है लोगों का, उसको हमें जानना समझना होगा। थोड़ा सा हम कृषि से में रहते हुए ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो हमको प्रेमचंद देखने को मिलते हैं, हमको जैनेन्द्र देखने को मिलते हैं, हमको जयशंकर प्रसाद देखने को मिलते हैं, हमको साकेत जैसी रचना लिखने वाले मैथिलीशरण गुप्त भी देखने को मिलते हैं। वहां महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार प्रदर्शित किया गया है साहित्य में, चाहे आदिकालीन साहित्य रहा हो या ब्रिटिशकालीन साहित्य रहा हो, और वहां महिलाओं का विद्रोही रूप भी दिखाया गया है। तो उन साहित्यकारों जैसी कलम आज के दौर में साहित्यकारों ने शायद तोड़ दी है। साहित्यकार महिलाओं पर नहीं लिखना चाहते हैं, और यदि महिलाओं पर लिखना चाहते हैं तो एक संकुचित मानसिकता से ग्रस्त होने का परिचय अपनी लेखनी में देते हैं। और जब हम वर्तमान दौर में इरोम शर्मिला, तस्लीमा नसरीन, पीटी उषा जैसी लोगों की बात करते हैं तब हमें लगता है कितना ज्यादा महिला सशक्तिकरण हो गया। लेकिन उन महिलाओं ने यह स्थान कैसे प्राप्त किया है, उनके संघर्ष की कहानी को हम शायद देखना भी नहीं चाहते हैं और कोई दिखाना भी नहीं चाहता है, बतलाना भी नहीं चाहता है। तो महिला सशक्तिकरण किसका हुआ, किस प्रकार से हुआ, और महिला जब शुरुआत करती है या पुरुष जब शुरुआत करता है तो शुरुआत बहुत कठिनाइयों से होती है, क्योंकि उस शुरुआत का विरोध आपके अपने सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले आपको अपने अपनों से जूझना होगा, अपनों को समझाना होगा, अपनों से लड़ना होगा। लेकिन यदि आप अपनों की परवाह करेंगे तो आपसे हम छूट जाएंगे। हम मतलब हमारा समाज छूट जाएगा, हमारा देश छूट जाएगा, और देश में जो आपसे भी ज्यादा पीड़ित है, आपसे भी ज्यादा परेशान है, उसको आप नहीं देख सकते हैं। जब तक आप अपने मैं को, अपने परिवार को और अपने से अपनत्व को नहीं त्यागेंगे तब तक आप दूसरे के नहीं हो सकते हैं। और ये त्याग की भावना जिस भी व्यक्ति विशेष में होती है, चाहे किसी भी धर्म समाज का हो, जो त्यागने के लिए तैयार रहता है, उसको जीवन में इतना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है कि मृत्यु उपरांत भी उस व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। और उसी में से एक नाम है सावित्रीबाई फूले। कि आप त्याग किस सीमा तक कर सकते हैं और अपना किस सीमा तक न्यौछावर कर सकते हैं, देने को तैयार रह सकते हैं। यही सोच, यही लक्ष्य आपको भविष्य में और वर्तमान में भी एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में दर्ज करवाता है। इस चीज को समझिए और महिलाओं की स्थिति को इससे भी समझिए। इस देश में कुछ बच्चियों जो कुछ महीने की होती हैं, उनके साथ जब व्यभिचार होता है अस्पतालों में, जब बच्चियां, लड़कियां पैदा होने के बावजूद उनको कचरे में फेंक दिया जाता है, यह भी डेटा हमारे सामने है एनसीआरबी का 17-18 का, तब हमें समझना होगा। महिलाओं की आय इस देश में पुरुषों की तुलना में 21
परसेंट कम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का डाटा हमारे सामने है, हम उसको भी समझ सकते हैं। हमारे सामने फिक्की का भी डाटा है 2019-20 का कि औद्योगिक क्षेत्र में केवल 17% ही महिलाएं शेष हैं भारत में या कार्यरत हैं। तब हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जब हम बैंकिंग क्षेत्र में जाते हैं तब देखते हैं 3% से भी कम महिलाएं कार्यरत हैं, तब हम महिलाओं की स्थिति को समझ सकते हैं। और जो मैं डेटा दे रहा हूं, आप इन सब की वेबसाइट पर जाइए, आप डेटा वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको नाम बता दिए। और थोड़ा सा विषय से हटकर 2 से 3 मिनट और लूंगा, जो भी देरी से जुड़े हैं। मेरा ये पूरा वीडियो आप फेसबुक पर तो देख ही सकते हैं और कुछ मिनटों के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये अपलोड हो जाएगा, आप इसको वहां से भी देख सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं और सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सावित्री बाई जैसी महिलाएं इस देश में बहुत है और साउथ भारत में जाएं और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएं तो सैकड़ों की संख्या में, लेकिन उनका कार्य समाज के सामने नहीं आ पाता है, उनका संघर्ष समाज के सामने लाया नहीं जाता है। सामाजिक और धार्मिक दबावों के कारण महिलाओं के द्वारा किया गया इन्वेंशन या खोज समाज के समक्ष नहीं लाया जाता है और ना ही किताबों में दर्ज किया जाता है। नाम मात्र आप गिने चुने बेहतरीन राइटरों को सुनते समझते होंगे, लेकिन वह समाज नहीं होते हैं या वह पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो उस चीज को समझिए। आज सावित्री बाई की जयंती के उपलक्ष्य में जो भी मेरे पास थोड़े बहुत विचार थे आपको देने का प्रयास किया, आपने सुना और मैंने समझा कितना पाया, कितना बतला पाया, वह आप मुझे भविष्य में बताएंगे। किसी और दिन किसी और विषय पर बहुत जल्द आपसे एक और फेसबुक लाइव में मिलूंगा। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और आज अपने इस फेसबुक लाइव से पहले मैंने 7 वेबिनार अटेंड किए थे सावित्री बाई को लेकर ही, लोगों ने कई उनके विचारों को सुना, बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लगभग 3 वेबिनार में मैंने दलित और आदिवासी महिलाओं को सुना जो एज अ प्रोफेसर हैं कई विश्वविद्यालयों में। तब ये लगता है कि यही है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए सावित्री बाई फुले ने एक पहल की थी अपने दौर में, कि महिला जब शिक्षा जगत में कानून निर्माता हो जाएगी शैक्षिक स्थितियों को लेकर, जब महिला संवैधानिक पदों पर और संवैधानिक उपचारों के निदान के लिए उस नीति नियम वाली कमेटियों में बैठेगी, तो यही होगा महिला सशक्तिकरण, यही होगा महिला के लिए आज के दौर में सबसे बड़ा उपहार। और जब आप महिलाओं को एक वस्तु ना समझ के महिला को एक प्राणी समझने की सोच अपने अंदर विकसित करेंगे, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिलाएं हों। अंतिम बात कहते हुए वीडियो को समाप्त करूंगा कि महिलाओं का शोषण केवल पुरुष नहीं करता है, महिलाएं भी करती हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष है एकता कपूर के सीरियल, तो अब कम हो गए हैं, काफी टीवी चैनलों के सीरियल, कि महिलाओं का शोषण क्या महिलाएं कर रही हैं समाज में? बिल्कुल कर रही हैं और इस कदर कर रही हैं। लेकिन महिलाओं का जो शोषण करती हैं उसके पीछे की आप मार्गदर्शक को पहले देखिए। महिला के शोषण के विरुद्ध कार्य करने के लिए कौन कहता है? उसका पति, उसका पिता, उसका बेटा या उसके अन्य रिश्तेदार जो पुरुष वर्ग से संबंध करते हैं। यानी कि एक पितृ सत्ता ही होती है जो महिलाओं के प्रति शोषण करने के लिए उनको प्रेरित भी करती है। लेकिन चाहे पितृ सत्ता के दबाव में करें या अपने वर्चस्व को कायम रखने के दृष्टिकोण से शोषण करे महिलाओं का, तो ये महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। और जब बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को सुरक्षा कौन देगा? और बेटी के साथ हमारी मां बहनों के साथ जो वर्चुअली आप उनका शोषण करते हैं और जो शैक्षिक संस्थानों में उनके साथ शोषण करते हैं। थोड़ा सा और जाता हूं मैं श्रम कानूनों को लेकर। मध्य प्रदेश में कानून बन चुका है, उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, गुजरात में बनने की फिराक है श्रम कानून। उस श्रम कानून में महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसको लेकर भी उस समय के दौर में कानून चले थे, आंदोलन चले थे। आपको और समझना हो, इरोम शर्मिला आपके समक्ष इसका उदाहरण भी है। वह लेबर लॉ का नहीं है, वह सेना के नाम से या सेना के द्वारा क्या शोषण होता है उन क्षेत्रों में महिलाओं के साथ, उसको आप बेहतरीन तरीके से जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो महिलाओं को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए,
चाहे आपका उनसे कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि कहा जाता है सम्मान देंगे तो सम्मान प्राप्त भी होगा, लेकिन उस सम्मान देने की भावना के पीछे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। आप सम्मान उससे बदले में कुछ लेने के लिए दे रहे हैं या वाकई वह महिला सम्मान की हकदार है, आप उसको दे रहे हैं, या आप मानते हैं कि मेरे द्वारा उसको सम्मान देना चाहिए। इस चीज को, इन तीनों दृष्टिकोण को समझते हुए महिलाओं का आदर करें। और जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं उनका भी ये दायित्व बनता है इस बात को समझें कि हर पुरुष व्यभिचारी नहीं होता है, हर पुरुष गलत दृष्टि से महिलाओं को नहीं देखता है, और हर पुरुष किसी भी महिला का जानकर या अनजाने दोनों ही परिस्थितियों में अपमान भी करता है, सम्मान भी करता है। तो समन्वय, जो तुलसीदास का था समन्वयवाद का सिद्धांत, या कबीरदास में जिस स्वतंत्रता की बात की थी, या नागार्जुन जैसे, शमशेर जैसे, पुष्पेश पंत जैसे, या बहुत से बाबा आज के समय में भी हैं, जो कुछ अच्छे बाबा भी हैं, जो महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं 21वीं सदी में, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल महिला सम्मान ना करें। यदि महिला सम्मान के योग्य है तो सम्मान भी करें, उसको अधिकार भी दें, उसको अवसर भी दें, और उसको अपने साथ कदम दर कदम साथ भी चलाकर रखें। ऐसा ना हो चेहरा कर दिया महिला का आगे, पीछे सारी योजना पुरुष बना रहा है, ऐसा ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए, मेरी बकवास को झेलने के लिए। कभी और किसी और दिन किसी और विषय आपसे बातचीत करेंगे, और शायद आपसे 13 या 14 जनवरी को फिर होंगे फेसबुक लाइव, और शायद किसानों का मुद्दा उस समय रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।